सबसे पहले हम समाज के उन कड़वे लोगों की सत्ता की चुनौती देंगे जिनका दिल बहुत काला है, जिनकी जुबान बहुत कड़वी है, जिनके इरादे बहुत जहरीले हैं। जिस भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, जहां हर गली हर नुक्कड़ पर हर दिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, जहां एकादशी की पूजा होती है और रमज़ान की इबादत भी, उस देश में त्योहारों से पहले साजिशों के स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर बिलों से बाहर निकल आते हैं और नफरत की टूल किट से सौहार्द की सत्ता गिराने की कोशिश करते हैं। इस बार भी होली से ठीक पहले इसी का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिला और मैं चाहूँगा कि ये जो इस समय साइड में विजुअल्स चल रहे हैं, ये फुल फ्रेम पर लगा करके इन नफरत की तस्वीरों को आपको दिखाएं। तो जब होलिका दहन और होली के कुछ ही घंटे बचे हैं, उससे ठीक पहले यूपी के कई शहरों में टेंशन का मीटर दौड़ रहा है। कहीं किसी शहर को चंदा मांगने पर जलाने की कोशिश हुई तो कहीं भगवा झंडों को कूड़े में फेंककर माहौल खराब करने की साजिश बेनकाब हुई। ऐसे में आपको भी होली पर बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। कूड़े के ढेर में धार्मिक झंडों के अवशेष कतरन मिली है। कम से कम 300 से 500 की संख्या में झंडे और कपड़े डाले हुए थे। इस प्रकरण को कई लोगों ने, कुछ लोगों ने सांप्रदायिक कलर देने का प्रयास किया। ऐसी क्या मानसिकता है कि जो उन महिलाओं ने या जिस भी व्यक्ति ने डाले हैं, आखिर क्यों डाले गए हैं? दो पक्षों के बीच में किसी बात पे पहले कहा सुनी, उसके बाद मारपीट हुई है। तो चंदा मांग रहे थे लोग, तो बोले कि भीख मांग रहे हैं लोग भी। तो ये गाली देने लग गए, उधर से आए 4-5 जनों को होली में घेर लिया। हुआ जितना भयंकर यहाँ पे जो है बवाल हुआ था रात, आप ये देखिए कि हमारा ही त्योहार हम ही पिट रहे हैं। तो इस तरह के जहाँ पे भी हमारे यहाँ होलिका हैं, कब्रिस्तान हैं, लोग वहाँ पे भी हमने अपनी गश्त और पेट्रोलिंग के बढ़ा दी है। तो सवाल है, आखिर वो कौन लोग हैं जिनका दिल होली पर गले मिलते लोगों को देखकर जलता है? वो नफरती ब्रिगेड जो चाहती है कि होली पर गुलाल से ज्यादा नफरत से लाल लोग नजर आए, जो भाईचारे वाले त्योहार पर शहर जलाने का मंसूबा पाले बैठे हैं। चिंता की एक और वजह दिखाते हैं। दरअसल 7 मार्च यानी हिंदुओं के साथ देश के करोड़ों मुसलमानों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि कल जब एक तरफ होलिका दहन होगा तो दूसरी ओर शब बारात की जुलूस भी निकलेंगे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। उसे पता है कि अमन के दुश्मन अपनी गिद्ध दृष्टि के साथ मौका तलाश रहे हैं। ऐसी ही चिंता मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी है। इसलिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने देश के मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि 7 मार्च को शब बारात और होली को देखते हुए आवाम से अपील की गई कि देश की गंगा जमनी तहजीब और रिवायत का ख्याल रखते हुए एक दूसरे के धार्मिक जज्बात का ख्याल रखें। शब बारात में मुसलमान कब्रिस्तान जाते हैं, वो शाम 5 बजे के बाद ही जाएं। शब बारात इबादत की रात है, इसलिए आतिशबाजी ना करें। देश की तरक्की और अमन के लिए दुआ करें। लेकिन नफरत की दुकान खोलकर बैठे लोगों को ऐसी एडवाइजरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में आज ये भी सवाल पूछा जाना जरूरी है कि जिस भारत की संस्कृति और उसके सर्व धर्म संभाव वाले विचार की दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, क्या उस भारत में 2 त्योहार एक साथ शांति से नहीं मनाए जा सकते? क्या सामान्य शिष्टाचार भी लोग तभी अमल में लाएंगे जब एडवाइजरी जारी होगी? बिना एडवाइजरी के शिष्ट और सभ्य तरीके से त्योहार नहीं मनाए जा सकते हैं। तो भारत में होली पर टेंशन है, तो इस मौके पर आज पाकिस्तान के उमरकोट की बात करना और उसकी तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। करीब 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में आज करीब 2% मुट्ठी भर हिंदुओं ने बेहद विपरीत हालात में सनातन धर्म और संस्कृति को सहेज कर रखा है। जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, वैसे ही आतंकवादियों की दहशत और अल्पसंख्यकों के प्रति कट्टरता के बीच रहने वाले हिंदू परिवार कैसे होली का जश्न मना रहे हैं, उसकी एक तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है। आज उमरकोट में होलिका दहन और कल होली का रंग खेला जाएगा और इसी मौके पर उमरकोट के हिंदू परिवार जश्न में डूबे हुए हैं। डांडिया और रंगों के साथ होलिका दहन किया जा रहा है। और उमरकोट से मेरे सहयोगी राणा मलाई इस वक्त सीधे मौजूद हैं और हमने जैसा आपसे कहा था कि आपको सत्ता में पाकिस्तान से लाइव होली दिखाएंगे। तो राणा, अगर आप सुन रहे हैं तो जरा पहले तस्वीरें दिखा दीजिए पाकिस्तान से कि कैसे
होली मनाई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि बिल्कुल दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रहने वाली हिंदू बिरादरी आज होली का त्यौहार मना रही है और कल कलर डे मनाया जाएगा। ये त्यौहार पाकिस्तान के प्रांत सिंध के शहर उमरकोट में अक्सर मनाया जाता है। थोड़ी तस्वीरें दिखा पाएंगे आप हमें? आप जब बात कर रहे हो तो साथ में थोड़ी तस्वीरें दिखा पाएंगे हमें, कैसी तैयारियां हैं वहाँ पे? आप मेरे पीछे हमारे कैमरामैन दिलीप कुमार आपको दिखा सकेंगे। अभी यहाँ पे होलिका बनाई गई है और भगत प्रहलाद के लिए भी वो लगाए गए हैं पौधे जो उनके नाम से, जो अब 8 बजे रात को पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से होलिका दहन किया जाएगा। और यहाँ पे अभी पूजा करने के लिए मुख्तलिफ फैमिलीज हैं जो आ रहे हैं, वो जो पूजा करेंगे और 8 बजे तक पूजा करेंगे। फिर 8 बजे के बाद होलिका दहन किया जाएगा। और इसके अलावा हम अगर बात करें हम होली सेलिब्रेशन के हवाले से, तो पाकिस्तान के इस उमरकोट शहर में होली सेलिब्रेशन होली से हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। जहाँ पे मुख्तलिफ चौकों की बात की जाए तो रामापीर चौक हो, कृष्णा चौक हो, भोलेनाथ चौक हो, वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है, गरबा खेला जाता है, डांडिया खेला जाता है। वहाँ पे मुख्तलिफ जो महिलाएं मर्द मुख्तलिफ डांडिया खेल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम छोटे से हिंदुस्तान की बातें सुन रहे हैं और तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रानी सब तस्वीरें दिखाने के लिए। लेकिन जो बात हमने कही थी पहले, वो यहाँ फिर से आपको बता दें कि ये वैसे ही हालात हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ फंसी होती है। वहाँ पर भी अल्पसंख्यक हिंदू इसी तरीके से फंसे रहते हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाहे बगाए आए दिन आपको ऐसी खबरें मिलती रहती हैं जब वहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होते रहते हैं। और अब होली से पहले भारत में बिलों से निकले नफरती डायरेक्टर्स पर नजरिया 9। इस देश में मौजूद कुछ लोग चाहते हैं कि होली पर गुलाल कम बिके और नफरत ज्यादा बिके। नफरत ट्रेंड करती रहे, लेकिन अब भी ऐसे नफरती लोगों की संख्या कम है क्योंकि सच ये है कि भारत में सौहार्द की सत्ता बहुत बड़ी है। इसलिए जिम्मेदार न्यूज नेटवर्क होने के नाते हमारा भी यही संदेश है कि नफरत की सत्ता को कभी जीतने मत दीजिए। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति आपको नफरत से लाल करने की कोशिश करे तो उसे रोकने की पहली जिम्मेदारी आपकी है और ये काम एक चुटकी गुलाल से हो सकता है, पॉजिटिव विचार से हो सकता है। याद रखिएगा, रंगों में बहुत ताकत होती है। ये रंग नाम, मजहब और देश नहीं देखते, ये जिस पर चढ़ते हैं उसे अपने ही रंग में रंग देते हैं। इसके सबसे ताज़ा गवाह भारत में अलग अलग देशों के राजदूत और राजनयिक हैं, जिन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय विदेश राज्य और संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी की ओर से आयोजित होली महोत्सव में हिस्सा लिया। इसकी रील को देखकर हमारे न्यूज मित्रों का ही नहीं बल्कि मुट्ठी भर घनघोर कड़वे लोगों का भी मन मीठा हो जाएगा। पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए होली का टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकियों के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया है। संकट ये कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, सरकार का खजाना खाली हो चुका है, वो कंगाली की तरफ रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन आतंक फैलाने की उनकी मनोकामना पर कोई असर नहीं पड़ा है। बस दिक्कत यह है कि वो आतंकवादियों को अब फंड नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका तोड़ उन्होंने ये निकाला कि आतंकवादियों से कहा कि जम्मू कश्मीर में जो उनके घर है उसे बेचें, उस पैसे से हथियार खरीदें, उसी पैसे से आतंकी कैंप चलाए जाएंगे और फिर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में प्लान बनाने वालों ने यह नहीं सोचा होगा कि भारत में इस आइडिया से निपटने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान के प्लान को नाकाम करने के लिए भारतीय एजेंसियों ने उन आतंकवादियों के घरों को अटैच करना और अवैध घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है जो 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में एक्टिव थे। बाद में भारत छोड़कर वो पाकिस्तान चले गए। तब से ऐसे आतंकियों का घर जस के तस था। अब पैसे की जरूरत हुई तो वो बेचना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पा रहा। जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके में 1990 के दशक में एक्टिव रहे 168 आतंकवादियों के घर हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इनमें से 150 से ज्यादा आतंकियों के घरों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी शनिवार को ही एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के ऐसे ही एक आतंकी की संपत्ति जब्त की। बशीर अहमद पीर नाम के आतंकी काफी समय से पाकिस्तान में था। पिछले महीने 21 फरवरी को रावलपिंडी में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब एनआईए ने इसकी 1000 गज से ज्यादा की जमीन जब्त कर ली है। पिछले साल 4 अक्टूबर को उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया था। बशीर अहमद पीर पाकिस्तान से लगे जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। इसका मुख्य काम
हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकी संगठनों के बीच कोऑर्डिनेशन करना था। बशीर से पहले गुरुवार को एनआईए ने अल उमर मुजाहिदीन के मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर उर्फ लाटराम की श्रीनगर की संपत्ति जब्त की। शुक्रवार को बारामूला के द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकी बासित अहमद रेशी भी संपत्ति को उसके जब्त कर लिया गया। संपत्तियों को जब्त करने का यह पूरा प्लान जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से शुरू हो गया था, जिसके बाद 2020 में भी गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि पाकिस्तान में बसे आतंकवादियों पर संपत्ति बेचने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि उस पैसे से घाटी में एक्टिव आतंकियों की मदद हो पाए। 2020 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की फंडिंग पर एनआईए और ईडी की नजर है। ईडी और एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर फंडिंग रोकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद से आतंकवादियों को पैसे की किल्लत होने लगी। उनके पास अब घर बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और अब यह रास्ता भी बंद होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये संपत्तियां सिर्फ कुर्क की जा रही हैं, बल्कि तोड़े भी जा रहे हैं। पिछले साल 31 दिसंबर को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पहलगाम के लीवर इलाके में आतंकी गुलाम नबी खान की दीवार को तोड़ दिया गया। जांच में यह पाया गया था कि दीवार खड़ी करके जमीन पर कब्जे की कोशिश हो रही थी, जिसके बाद उसे बुलडोजर से तोड़ दिया गया। आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले लोग इससे गुस्से में हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की सख्ती के कारण वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जबकि कश्मीर सोसाइटी संगठन के अध्यक्ष फारूक रिंजू का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर सरकार की मदद से जमीन पर कब्जे किए और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाया। जबकि पुलिस कह रही है कि यह एक्शन अब और ज्यादा तेज होगा। गवर्नमेंट बड़ा अच्छा कर रही है कि वो 47 से लेकर आज तक जो भी जिम्मे में आते हैं, चाहे वो गनमैन आए या नॉन गनमैन आए, ये ग्रुप मिलिटेंट्स का जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है 36 लोग जो हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के। अब हमने क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, वी फाउंड कि वो 36 लोग अभी भी एक्टिव हैं जो पाकिस्तान में यूके में सेटल हो गए और वहाँ से अभी तक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यहाँ के यूथ को बरगला रहे हैं। जैसे संकेत मिल रहे हैं, गृह मंत्रालय की यह कार्रवाई अब रुकने वाली नहीं है। अगला नंबर अब हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीमो कमांडर सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों का हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने हाल ही में इसके संकेत भी दिए थे, यानी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकवादियों के बुरे दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब यहां पर एक अजीब संयोग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पिछले एक हफ्ते में हमने आपको पाकिस्तान और आतंक से जुड़ी 2 खबरें दिखाई। इन दोनों को लिंक करके देखिए। पहली खबर यह थी कि पाकिस्तान में 2 महीने के अंदर 4 आतंकवादी मारे गए। इसमें सवाल यह उठा था कि आतंकवादियों का स्वर्ग कहे जाने वाले पाकिस्तान में आतंकी मारे क्यों जा रहे हैं। दूसरी खबर यह कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के आका घर बेचकर पैसे लाने के लिए कह रहे हैं और मना करने पर नतीजे भुगतने के लिए कह रहे हैं। क्या इन दोनों बातों में आपको कोई लिंक नजर आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले अपने ही आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर की संपत्ति बेचकर पैसे लाने को कहा और जब पैसा नहीं आया तो मार दिया? क्योंकि गरीब आतंकी बैंक के एनपीए की तरह होते हैं। जिस तरह से बैंक का पैसा डूब जाता है, उसी तरह से गरीब आतंकी कंगाल पाकिस्तान के लिए एक डूबा हुआ निवेश है। अगर पैसे नहीं होंगे तो आतंकी दहशत नहीं फैला पाएंगे, इसलिए इन्हें ठिकाने लगाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। असल में आतंक का धंधा पैसे पर चलता है। अब जब पैसे की सप्लाई कट जाएगी तो जो आतंकी पहले काम के थे वो सब बेकार हुए हैं। आतंक से लड़ने का सीधा तरीका है कि आतंकवादियों की आर्थिक सप्लाई लाइन को काट दिया जाए। इसलिए आप सुनते होंगे कि एफएटीएफ की बैठक हुई और पाकिस्तान का नाम इसकी एक लिस्ट में आ गया था या फिर हट गया था। इसलिए आतंकवादियों के आर्थिक सप्लाई लाइन काटना किसी सेमिनार में चाय पीते हुए चर्चा करने का विषय नहीं है, बल्कि एक बड़ी प्लानिंग है जिसके नतीजे आने में समय लगता है। और जापानी समाज की एक मशहूर लोकोक्ति है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, पीपल विद सेम डिजीज शेयर सिंपैथी, यानी एक जैसी बीमारी के शिकार लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और दया भाव से जुड़े होते हैं। भारतीय राजनीति में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के प्रति आजकल विपक्ष में ऐसा ही हो रहा है।
कल विपक्ष के 9 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग की शिकायत की थी। इस चिट्ठी पर साइन करने वालों में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। आज उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना आवास पर सीबीआई के छापे पड़े तो राबड़ी देवी के समर्थन में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल आगे आए। भ्रष्टाचार के मामले में आज 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर पटना से आई है, दूसरी खबर दिल्ली से आई है। पटना में सीबीआई ने राबड़ी देवी के घर पर छापे मारे, उनसे पूछताछ की, जबकि दिल्ली में शराबकांड के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी अब 51 साल के मनीष सिसोदिया की होली जेल में ही बीतेगी। अब पहले पटना में सीबीआई एक्शन की बात कर लेते हैं। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम आज लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची। करीब 4 से 5 घंटे तक सीबीआई के अफसर उनके आवास पर मौजूद रहे। पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम यहां से निकल गई। सीबीआई से पूछताछ के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, ये सब चलता रहता है, जबकि तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सीबीआई उन्हें फिर से टारगेट कर रही है। इस मामले में उन्हें विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिला। राबड़ी देवी के घर पर छापे और विपक्षी नेताओं के एक जैसे दर्द वाले रिश्ते पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, उसे आप जरूर देखिए। सीबीआई टीम आई है उसमें क्या लग रहा है कि कभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं। जिस तरह से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। जब भी जो है वो करप्शन की बात आएगी, करप्शन पे हो गई चोट होगी तो कभी केजरीवाल साहब को की चीख निकल आएगी, कभी किसी और की निकल आएगी। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है। पिछले 9 वर्षों में भाजपा के शासनकाल में जितनी भी ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की छापेमारी की, उनमें से 1% में भी कन्विक्शन नहीं। नोट करने वाली बात यह भी है कि सीबीआई ईडी के विपक्ष विरोधी इस्तेमाल के खिलाफ चिट्ठी पर साइन करने वाले 9 नेताओं में नीतीश कुमार का नाम नहीं था, जबकि उनके साथ सरकार चला रहे तेजस्वी यादव ने साइन इस पर किया था। इसे नीतीश कुमार का मूल राजनीतिक स्वभाव कहा जाए या राजनीतिक सोशल डिस्टेंसिंग, ये रिसर्च का विषय है। हालांकि विपक्षी एकता की सबसे ऊंची आवाज बार बार वही उठा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोपों पर आज की दूसरी बड़ी खबर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 4 मार्च को मनीष सिसोदिया को 2 दिनों की सीबीआई रिमांड दी गई थी, जो आज पूरी हो गई। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करते हुए सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभी मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए, लेकिन भविष्य में वो रिमांड का अनुरोध कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 10 मार्च को सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया अगली सुनवाई तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। अगर उन्हें 10 मार्च को जमानत मिल गई तो बाहर वो आ सकते हैं, वरना 20 मार्च तक उन्हें जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में अपने साथ भगवत गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की इजाजत दे दी है। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को विपासना की इजाजत भी मांगी है, जिस पर बाद में विचार किया जाएगा। शराबकांड के मामले में सिसोदिया को पिछले महीने 26 फरवरी को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया से पहले उनके साथ कैबिनेट में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2 पूर्व मंत्रियों का भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ में होना केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। जब जज ने क्लियरली सीबीआई को इंस्ट्रक्शन दी कि एक सवाल को आप बार बार नहीं पूछ सकते हो,
तो आज ये साबित हो गया कि उनके पास कुछ पूछने को ही नहीं है, वो और पुलिस कस्टडी चाहते ही नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई बिल्कुल मामला नहीं है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। लेकिन क्योंकि उनके आकाओं ने कहा है कि उनको अरेस्ट करके रखना है, इसलिए सीबीआई ने कर रखा है। वैसे देश के दुश्मनों के डेथ वारंट पर सिर्फ कश्मीर में सिग्नेचर नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि इसकी एक स्क्रिप्ट ऐसे ही दुर्गम पहाड़ों के बीच भी लिखी जा रही है। और हमने कश्मीर की बात इसलिए आपसे की क्योंकि कुछ वक्त पहले हमने आपको कश्मीर की खबर अपनी दिखाई थी, और अब हम उससे जो खबर को जोड़कर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सेना के अदम्य साहस और पराक्रम की गवाह बनती एक एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज इस वक्त उत्तराखंड में हो रही है। जो हमने बताया तो ये पिथौरागढ़ से शौर्य वाली स्पेशल इफेक्ट से भरी कुछ तस्वीरें आई हैं। इन्हें देखकर आज चीन और पाकिस्तान के हुक्मरानों का गला जरूर सूखेगा, फिर भी इन तस्वीरों को वो पानी पी पी कर देखेंगे। पिथौरागढ़ में इंडियन आर्मी ने उज्बेकिस्तान की सेना के साथ एक ऐसी ड्रिल की है जो चीन के साथ पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों के लिए एक बड़ा मैसेज है। इस स्पेशल ट्रेनिंग में मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल किया गया और उज्बेकिस्तान के जवानों ने भी उन्हीं स्वदेशी हथियारों से ट्रेनिंग की। हम आपको इस पर एक रील दिखाते हैं, इसे अपनी देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में सेव कर लीजिएगा। टेक्निक और रण कौशल का अद्भुत प्रदर्शन, जिसमें भारतीय आर्मी के साथ कदम से कदम मिला रही है उज्बेकिस्तान की आर्मी। और यहाँ पर आप देखिए पिथौरागढ़ में खासतौर पर ये ट्रेनिंग की जा रही है, जहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ उज्बेकिस्तान के जवान खास ट्रेनिंग भारतीय हथियारों पर ले रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज करने का मुद्दा सिर्फ ये था कि ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कहीं तैयार करना था, और यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन ट्रेनिंग नोट के नाम से मौजूद है। ये गढ़वाल की वही रेजिमेंट है जो हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करती है। और अगर हम इस पूरे टेरेन की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरा इलाका, क्योंकि ये नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से लगता हुआ पूरा वो इलाका है। एक शुरुआत है, एक बहुत ही अच्छी पहल है, और ये बहुत आगे जाएगी, जिससे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा और रीजनल एज वेल एज ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होगी। चीन भी ये देखकर परेशान होता होगा कि भारत के जवान हर पल अपने मित्र देशों के साथ भी मुस्तैद हैं, और लगातार इस तरह की पल पल ट्रेनिंग की भी जाती है कि हर तरह की सिचुएशन को हमारे जो जवान हैं वो फेस कर सके। लेकिन चीन और पाकिस्तान के लिए खतरे का अलार्म सिर्फ देश के जवान नहीं बजा रहे हैं, बल्कि इंडियन आर्मी के तरकश में ऐसे तीर हैं जो जमीन से आसमान तक दुश्मन को उसी के इलाके में घुसकर मारने का दम रखते हैं। फिर चाहे वो ईगल पावर हो या डॉग स्क्वाड, जो उत्तराखंड की पहाड़ियों में भारतीय जवानों के साथ शौर्य की शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। नई सोच है जो कि हमारे आरवीसी कोर ने जो है शुरू की है। कबूतर के जरिए चिट्ठियों का इस्तेमाल किया जाता था, संदेश पहुंचाया जाता था, लेकिन अब कुछ इस तरीके के ईगल्स, इस तरह के बाज का इस्तेमाल किया जाता है जो सर्विलांस का काम करते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये आसमान में इतनी ऊंचाई पे उड़ता है कि दुश्मन इसे पकड़ नहीं पाता। अलग अलग प्रकार के डॉग्स हैं, ये असॉल्ट डॉग्स हैं। टेररिस्ट या रिबल कोई अंदर छिपा हुआ है, उस टाइम पर इनसे अच्छा हथियार आपके पास कोई नहीं मौजूद होगा। डॉग की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है बहुत फास्ट होती है और ये जो असॉल्ट डॉग है इनका अपना स्पीड इतना तेज होता है कि मिलिटेंट को मौका नहीं मिलता है शुरू में अपने रिएक्ट करने का। ये भी हमारे एक तरीके से हमारी आर्मी का हिस्सा है और हमारे देश की सुरक्षा में ये जो डॉग्स हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने लंदन में बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये साहस और कायरता के बीच की लड़ाई है। बीजेपी और आरएसएस की थ्योरी कायरता वाली है। In a university in India. So this is a fight between courage and cowardice. It's a fight between respect and disrespect.
It's a fight between love and hatred. राहुल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में बोल रहे थे। इस दौरान विदेश में बसे कई भारतीय वहां मौजूद थे। जिस वक्त राहुल गांधी ने यह बोला कि भारत में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शेम शेम के नारे लगाए। राहुल गांधी ने जब कैम्ब्रिज में बोला तो चीन की तारीफ की और उसे शांति प्रिय देश बताया था, लेकिन अब जब वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस में बोले तो सरकार को चीन से सतर्क रहने की सलाह दी। Your Prime Minister says that no land has been taken. So that's one aspect of it. The other aspect of it, which I keep saying, is India needs to be very, very careful with what the Chinese are doing at the border. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। राहुल के विचार संदिग्ध लगते हैं। विदेशी धरती पर लगातार भारत का अपमान किया है। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। और अगर ये पहला समय नहीं, ये बार बार राहुल जी ने किया है। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब भी भारत की वैक्सीन पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया। कहीं से अतिक्रमण हुआ तो जाके राहुल गांधी जी ने भारत की सेना की ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया और जाकर चीन के अधिकारियों के साथ जाकर बैठ गए। हमारे सेना के जवान शहीद हो गए तो कहते हैं कार बम में कुछ लोग मर गए। ये सोच राहुल गांधी जी की भारतीय सेना के प्रति है? कभी हमारे सैनिकों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उनको थप्पड़ पड़े, क्या क्या कहते हैं। और इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी हो सकती है, भारत नहीं है, क्यों अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहें। और अब बात एक बॉडी बिल्डिंग कार्यक्रम की जिस पर विवाद हो गया है। यह मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। रतलाम में नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का कार्यक्रम हुआ। इसमें बजरंगबली की मूर्ति के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स ने प्रदर्शन किया तो कांग्रेस इससे नाराज हो गई। कांग्रेस ने इसे फूहड़ बताया। कांग्रेस ने कहा कि चैंपियनशिप के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और शहर के महापौर ने सनातन धर्म और संस्कृति का मजाक उड़ाया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने धान मंडी इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रदर्शन में बीजेपी सरकार के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी भी शामिल हुए। कांग्रेस ने कार्यक्रम स्थल में विधायक सभागृह को गंगा जल से भी धोया। कार्यक्रम को लेकर हिंदू संगठनों ने भी आपत्ति जताई। रतलाम के अंदर जो आयोजन हुआ है उससे प्रदेश का सिर सर्व से झुक गया है। आयोजन में जो अश्लीलता परोसी गई है, जो अशालीनता दिखाई गई है, वह शर्मनाक है। कोई भी हार्ड वर्किंग को आप अप्रिशिएट कीजिए। आप कुछ गलत लिख के किसी का भला नहीं होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट है, इसको लेकर के इनकी आपत्ति थी, जिसके संबंध में उन्होंने एक लिखित आवेदन भी दिया है और कार्रवाई की मांग की है। उस आवेदन को लेकर के उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें विधिक सलाहकार की राय लेकर के विधि सम्मत कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अब भारत में मनाए जाने वाले उत्सव की बात, जहां बाजार की सत्ता बढ़ती जा रही है। ऐसे में समय जब दुनिया भर में मंदी की बात हो रही हो तो भारत में होली का बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIAT के मुताबिक इस साल होली पर देश के 25,000 करोड़ के कारोबार करने का उम्मीद है। पिछले साल 20,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। पिछले साल के मुकाबले ये 25% ज़्यादा है। अब वक्त खरीदारी के मामले में दिवाली टॉप पर हुआ करता था, लेकिन इस बार होली में भी बाजार में खूब भीड़ है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना के कारण 2020 से 22 तक होली पर बाजार में ज़्यादा रौनक देखने के लिए नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं।
इतना ही नहीं, पिछले एक साल में लग्जरी कारों की बिक्री 50% तक बढ़ी है। महंगे स्मार्टफोन 55% तक ज्यादा बिके। देश की बड़ी और अहम 9 खबरों के लिए देखते हैं सत्ता टॉप 9। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी की नजर देश के 17% दलितों और पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर टिकी है। पार्टी ने इसे लेकर बड़ी योजना बनाई है। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती से 5 मई बुद्ध पूर्णिमा तक बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दलित बस्तियों में घर घर जोड़ो अभियान चलाएंगे। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और सीएम भगवंत मान के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने विजिलेंस कार्रवाई पर भगवंत मान से माफी मांगने को कहा, जिस पर आप विधायक भड़क गए। तनाव बढ़ने की वजह से मार्शल बुलाने पड़े। पंजाब में खालिस्तान की बढ़ती गतिविधियों के बीच भगवंत मान सरकार एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम ने कानून व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की होली अब तिहाड़ जेल में बीतेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट से 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब उन्हें जेल नंबर 1 के बैरक में अकेले रखा गया है। अब बेल पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। ममता बनर्जी को शारदा घोटाले की सबसे बड़ी लाभार्थी बताते हुए शुभेंदु ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ जांच से बच रही है। दिल्ली में आश्रम डीएनडी एक्सटेंशन फ्लाईओवर का उद्घाटन कर सीएम केजरीवाल ने कहा, हमारे कार्यकाल में दिल्ली में 27 फ्लाईओवर बने। अब नोएडा से मेडिकल तक लोग बिना रेड लाइट फर्राटे से जा पाएंगे। फिलहाल भारी वाहनों को फ्लाईओवर पर जाने की अनुमति नहीं है। जयपुर में वीरांगनाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ने लगा है। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात कर न्याय की मांग की। पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी, उन्हें सम्मान और न्याय देना होगा।